टूरिस्ट इनफ्लोज डिप हुए हैं 15 से 20% और रीराउटिंग की वजह से एविएशन इंडस्ट्री का खासा नुकसान हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉस ऑफ 80,000 करोड़ का लॉस हुआ है यहाँ पे। यस, सो रिपोर्ट आई है पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और इन्होंने हाईलाइट किया कि 15 से 20% का डिप आया है इनबाउंड टूरिस्ट ट्रैफिक में। बाहर से टूरिस्ट आते थे, 15 से 20% का वहाँ डिप आया। लेकिन आप ये सोचो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा बड़ा बजट लेकर के आते हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप कंपेयर करोगे इंडियन ट्रैवलर से, लेट्स से, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिसरप्शन तो एविएशन में आया, जो सबसे पहले लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट है। एविएशन में 18,000 करोड़ का नेट लॉस आएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ओवरऑल भी काफ़ी इंपैक्ट होने वाला है। नियरली 10% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो शट डाउन हो रहे हैं। मंथली बिजनेसेस जो है इनका लॉस चल रहा है अराउंड 79,000 करोड़। 10% रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर आप देखोगे अगर है ही, अगर इतने शॉर्ट स्पैन में देखो, फरवरी से ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और सिर्फ अभी तक का डेटा ये दिखा रहा है कि 10% रेस्टोरेंट शट डाउन हो रहे हैं। मंथली बिजनेसेस जो है 79,000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। पीएचडीसीसीआई ने ये भी स्टेट किया कि इंडिया का जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, करीब 8% इसका कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी, और ये करीब 4 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट करता है। तो एक्सटर्नल शॉक्स हैं एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, और जो सेक्टर है इसने बहुत स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी दिखाई थी 2025 में। ब्रांडेड होटल इन्वेंट्री तो नियरली 2 लाख रूम्स की पहुंच गई। एविएशन जो था वो 5 लाख पैसेंजर क्रॉस कर गया था डोमेस्टिक का। बट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, आप देखो कितना वल्नरेबल है ये। ग्रोथ आई थी इसकी ऐसे वी शेप, पहले तो कोविड में डिप हुआ और उसके बाद ऐसे ग्रो कर रहा था ये बिल्कुल। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं ये इसे बहुत परेशान करता है। तो जब भी आप हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में इन्वेस्ट करो ना, तो आप एक होटल में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जो मुंबई दिल्ली में है। आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको न्यूयॉर्क में अगर कुछ हो रहा है, यूएस में कुछ हो रहा है तो इम्पैक्ट होगा, रशिया में कुछ हो रहा है उससे भी उसका बिजनेस खराब होगा, इजराइल में कुछ हो रहा है, ठीक है, तब भी उसे फर्क पड़ेगा। तो आप सोचो कि आपको किस लेवल पे सोचना है। अगर आप एक न्यू दिल्ली के होटल को परचेस कर रहे हो, न्यू दिल्ली के होटल के शेयर में आप पैसा लगा रहे हो, तो सो उस एक्सटेंट तक सोच पाना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसे कई लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है। एयरलाइंस तो देखो वैसे भी बहुत फेवरेट सेक्टर है नहीं लोगों का। एविएशन सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अभी भी, और हमेशा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ही रहता है चीज़ों से। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो एविएशन सेक्टर सबसे पहले मात खाता है यहाँ पे। जो डिसरप्शंस हैं इंक्रीज हुए हैं बाई फ्लाइंग टाइम, यहाँ पे 2 से 4 घंटा यहाँ पे की रूट्स पे बढ़ चुका है। एंड फ्यूल कंजप्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़े हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट कर रही है कि 35 टू 40% एक एयरलाइन कंपनी का जो कॉस्ट होता है ना, वो होता है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से काफ़ी गिर गई है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी रियली हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होता है। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक ओवरऑल समरी भी इन्होंने लिखा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ख़राब है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, और 80,000 करोड़ अ मंथ पर मंथ का ये सेक्टर लॉस है। आप देखो, फूड फ्यूल सप्लाई क्रंच में हिट रेटिंग्स ऑफ अ फ्यू इंडियन कंपनीज। अब हो क्या रहा है, फूड फ्यूल सप्लाई क्रंच, ये 2 चीज़ें हिट कर सकती है रेटिंग्स को फ्यू इंडियन कंपनीज के, कहना है S&P ग्लोबल का। अब रेटिंग्स की बात अगर मैं करूं तो कंपनी की रेटिंग्स वैसी होती है जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर होता है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो जिससे बहुत हाई चांसेस हैं कि हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, ईएमआई के लिए कम पैसा बचेगा और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तब भी ईएमआई पे के लिए कम पैसा बढ़ेगा जो हम ईएमआई पे करता है। तो इससे क्या होगा, हम फर्दर और लोन ज़्यादा नहीं ले पाएंगे एक्सपेंशन के लिए, हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी अभी वाले लोन को सर्विस करने में भी। तो होगा ये कि यहाँ पे S&P ग्लोबल जैसे क्रेडिट स्कोर हमारा कम कर दिया जाएगा कि यार नहीं अब इनका क्रेडिट स्कोर कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कैपेबिलिटी नहीं है ना इनके पास। तो इंडिया का जो BBB इन्वेस्टमेंट ग्रेड फॉरेन रेटिंग है, ये अनलाइकली इम्पैक्ट होगा। इंडिया की भी वैसी रेटिंग होती है, BBB है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सॉवरेन रेटिंग है ना, ये अनलाइकली इम्पैक्ट होगी बाय हायर। तो यहाँ इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया का क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जिनको काफ़ी फर्क पड़ने वाला है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से, राइट। सो उनके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ेगा। अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमारे जो रेटिंग्स हैं उससे क्रेडिट स्कोर से इम्पैक्ट कर दिया, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि रियली क्या इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे
तो हाई एनर्जी प्राइसेस हैं, हम मानते हैं, राइट। सीएनजी वगैरह देख लो आप, डीजल देख लो। तो लेकिन जो डिसरप्शन है फूड और फ्यूल सप्लाई का, इससे मटेरियल वीकनिंग हो सकती है क्रेडिट क्वालिटी की ऑन सम कंपनीज। रेटिंग एजेंसी है, इसका कहना है कि जो टॉप 100 कंपनीज है ना, इनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स एटलीस्ट 15 से 20% गिरेगी इस फाइनेंशियल ईयर, अगर एनर्जी कॉस्ट एलिवेटेड रहते हैं तो। इससे इनका डेट टू एबिटा ओवरऑल अगर आप देखोगे ये भी नीचे आएगा। सो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन किया इन्होंने क्या कहा कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक कंपनी 100 रुपये कमाती थी, ठीक है, और ओवरऑल बेसिस लेट्स से इनके ऊपर डेट था 1,000 का, ठीक है, तो ये हर साल EMI दे रही थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ये 20% कम कमाती है, 80 कमाती है, और इसके अगेंस्ट डेट तो सेम है, 1,000 का है। तो ये जो रेशियो है आप देखो कैसा हो गया, पहले कितना था 1:10, राइट, अभी कितना हो गया 1:, आई थिंक 1.25 समथिंग, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी ये बात कर रहा है कि ओवरऑल ये जो रेशियो है ना, ये पहले 1 हुआ करता था, एंड अभी सॉरी ये मैंने क्या कैलकुलेशन कर दिया। सो अभी ये जो रेशियो है ना, ये बेकार हो गया इनके लिए, 0.8 हो गया। सो यहाँ पे जो गिरावट आ रही है कहीं ना कहीं, ये इनके कह सकते हो आपकी जो क्रेडिट क्वालिटी है उसको कम कर रही है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये आपको याद रखना होगा, क्रेडिट क्वालिटी का कम होना, क्रेडिट रेटिंग्स, BBB रेटिंग्स है इंडिया की, जिसे हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड सॉवरेन रेटिंग है। जो लेवरेज है लार्ज कंपनीज का, ये बढ़ सकता है 0.5 टाइम्स टू 1 टाइम्स ऑफ एबिटा। सप्लाई डिसरप्शन की वजह से इनकी क्वालिटी कम होगी, ठीक है, ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, सो वी डोंट रियली हैव टू वेस्ट टाइम। स्टील, मेटल माइनिंग और केमिकल और रिफाइनिंग, सीमेंट, एयरलाइंस, इनको आप नोट कर लो। इवन इफ यू मेक अ पोर्टफोलियो और समथिंग, और पोर्टफोलियो वगैरह भी बनाते हो आप, ये कंपनीज इंपैक्ट होने वाली हैं अच्छा खासा। स्टील, मेटल माइनिंग, केमिकल, रिफाइनिंग, सीमेंट, एयरलाइंस, ये सेक्टर्स होंगे जो काफ़ी इंपैक्ट होंगे। लेकिन जो राइज है ना एनपीए में, ये स्टिल लेस देन 1% रहेगा पर एनम। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बढ़ने वाले, ये डिफॉल्ट नहीं होने वाला है, बट येस डिफिकल्टी बढ़ने वाली है इनकी टू रीपे देयर लोन्स। फिलीपींस ने अगर आप देखोगे तो ऑर्डर किया है सस्पेंशन ऑफ लोन रिपेमेंट्स फॉर फार्मर्स। फिलीपींस ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो उसके फार्मर्स हैं ना और फिशर्स हैं, इनको अब आउटस्टैंडिंग लोन्स नहीं देने की ज़रूरत है। उनका एक सर्वाइवल एंड रिकवरी असिस्टेंस है, प्रोग्राम है, जिसके तहत इन्होंने कहा कि क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। चग ने भी कहा आरबीआई को और दूसरे इमर्जिंग मार्केट रेगुलेटर्स को कि वो भी एक सिमिलर मेजर ले सकते हैं, जहाँ पे बात चल सकती है कि हम एग्रीकल्चरल लोन्स को यहाँ पर माफ़ करें। जो रेटिंग एजेंसी है वो एक्सपेक्ट करती है कि फिस्कल स्ट्रेन रहने वाला है एंड वाइड करंट अकाउंट डेफिसिट रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखे। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं ये, एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज टाइम्स कि आरबीआई क्या करती है। एक्सटर्नल शॉक की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को यूज़ करके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये कट्स अगर स्ट्रक्चरल बन गए ना या फिर प्रोलॉन्ग हो गए तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे लिए। सो अभी भी अगर ये सही हो जाए प्रॉब्लम वेस्ट एशिया क्राइसिस का, तो हमारी कंपनीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग रहा, ऐसे ही रहा लंबे समय तक, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईटी रिजल्ट्स। आईटी रिजल्ट्स की मैं कवर कर रहा हूँ और कोई रिजल्ट कवर नहीं कर रहा हूँ, और इसका रीज़न पता है क्या है? एआई। सब लोग बोल रहे हैं ना कि इंडियन आईटी कंपनीज को एआई खाने वाला है, राइट। हमने बहुत सुन लिया, एआई इम्पैक्ट करने वाला, इनका काम लेने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं ना कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अभी एआई तो काफ़ी हद तक हर आदमी यूज़ कर रहा है यहाँ पे। सो सबसे पहले तो आया था टीसीएस का रिजल्ट। टीसीएस का रिजल्ट कैसा आया था? 2004 के बाद इन्होंने पहली बार स्लो डाउन रिकॉर्ड किया था। इनका रेवेन्यू ही डिक्लाइन हो गया। रेवेन्यू क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, डॉलर रेवेन्यू। जबकि आप ये देखो कि डॉलर के प्राइसेस कहाँ चले गए हैं भाई, उससे कितना हेल्प मिला होगा इन्हें। तो इंडिया का जो 4th लार्जेस्ट आईटी प्लेयर है ना, विप्रो, अगर आप देखोगे तो इसने रिपोर्ट किया है 1.6% डिक्लाइन एनुअल रेवेन्यू में। इसका भी एनुअल रेवेन्यू डिक्लाइन है फिस्कल ईयर 2026 में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। और जो इसका लार्जर राइवल है ये इसी के साथ है। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, एआई से डिस्ट्रप्शन हो रहा है, काफ़ी स्लो डील रैंप अप है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है कंपनीज की। कंपनी ने एनुअल रेवेन्यू कितना पोस्ट किया है? $10.48 बिलियन FY26 में, और रेवेन्यू 4th क्वार्टर में ग्रो हुआ है 7.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, टू 24,236 करोड़। अब जो विप्रो है, इन्होंने रिपोर्ट किया 12.2% सिक्वेंशियल गेन नेट प्रॉफिट में, और ये है 3502 करोड़ ईयर ऑन ईयर।
अगर आप आउटलुक को देखोगे फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये अनसर्टेन है। एंड जो बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्टर है ना, इसने अपने गाइडेंस को भी कम किया है एज कंपेयर्ड विद प्रीवियस क्वार्टर, डिस्पाइट हैविंग मेड 2 acquisitions that are due to be closed in the first quarter. तो for the first quarter ending जून देखोगे अगर आप, तो जो विप्रो प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू है ये रहेंगे इन द रेंज ऑफ $2.59 billion to $2.65 billion, जो ट्रांसलेट होगा इनटू अ सिक्वेंशियल -2 to 0% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। सो भाई कुछ भी ढंग का ऐसा बहुत पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है अगर आप देखोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, नॉट दीज नंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है मैनेजमेंट की कॉमेंट्री, क्योंकि मैनेजमेंट जो आउटलुक देगा हमें उसके ऊपर गौर करना होगा कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, आगे क्या रहने वाला है। एंड यू कैन फाइंड समथिंग कॉमन ओवरऑल सारी कंपनीज के मैनेजमेंट कमेंट्री पे, आउटलुक पे, एंड उससे आप एक केस बिल्ड कर सकते हो कि आगे आईटी कंपनीज कैसे करने वाली हैं। कंपनी का 375 मिलियन एक्विजिशन हुआ है अभी, माइंडस्प्रिंट को एक्वायर किया इन्होंने, अल्फानेट कंसल्टिंग को एक्वायर किया 70 मिलियन में। सो काफ़ी सारे एक्विजिशंस भी इन्होंने किए हैं। तो जियो पॉलिटिकल और पॉलिटी डिस्ट्रप्शंस जो हैं ये एक नया नॉर्मल बन चुके हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज अब ज़्यादा टाइट हो गई हैं यूएस वगैरह की अगर आप देख लो, और कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमीज़ के लिए। तो कंपनी का जो बोर्ड है इन्होंने अप्रूव किया है 15,000 करोड़ का बायबैक अलॉन्ग साइड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और जो कंपनी है इसका 6th शेयर बायबैक इवेंट है। सो दिस इज अबाउट विप्रो। अब एआई के ऊपर ही हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे थे विप्रो के रिजल्ट में। तो एआई के ऊपर ना अब गवर्नमेंट आने वाली है एक नोडल बॉडी जो फ्लैश आउट करेगी गवर्नेंस नॉर्म्स। गवर्नेंस नॉर्म्स आने वाले हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ने थर्सडे को सेटअप किया एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी टू स्टीयर द कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस स्ट्रैटेजी, और ये पुश करना चाहते हैं टू सेंट्रलाइज एआई पॉलिसी एंड रेगुलेशंस एज अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप AIGEG ये चेयर किया जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और ये कोऑर्डिनेट करेंगे डेवलपमेंट ऑन एआई पॉलिसी की अक्रॉस मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस जो है कैसे गवर्नेंस पॉलिसीज हमें लाने चाहिए एआई के ऊपर, और ये कंपनीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और जो स्टार्टअप्स है उनको और जो पब्लिक है उनको, क्योंकि तीनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाला है अगर एआई गवर्नेंस आता है। तो सबसे पहले तो रिस्क को स्टडी करेंगे, इमर्जिंग रिस्क क्या है एआई के, और आइडेंटिफाई करेंगे रेगुलेटरी गैप्स। ठीक है, जो रेगुलेशन लीगल अमेंडमेंट्स चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए, और गाइडलाइंस इशू करने के लिए कि हम इंश्योर कर पाए कि जो कंपनीज है ना ये हमारे रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये भी कहा जा रहा है कि पैनल वर्क करेगा इंडस्ट्री के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ कि रोड मैप बनाए कि एआई डेवलपमेंट कैसे होगा अगले 10 साल में, इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ जॉब प्रोफाइल्स जो अफेक्ट हो रहे हैं, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्पैक्ट्स एंड एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड ऑगमेंटेशन। सो दिस विल बी आर एआई गवर्नेंस बॉडी। तो आप ध्यान रखना कि एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप AIGEG ये क्या है। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फार्मा एक्सपोर्ट्स फॉल टू 5-year लो इन मार्च। फार्मा कंपनीज का एक्सपोर्ट 5 साल के लो पे आ गया है। अब रीजन क्या है यार, यूजुअली हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है फार्मा में, जेनरिक्स का क्लाइंट जो है सबसे बड़ा यूएस है। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स अगर आप देखोगे 23% से नीचे आया है मार्च में, और ये शार्पेस्ट मंथली फॉल है इन एटलीस्ट 5 years, क्योंकि वेस्ट एशिया वॉर चोक कर रहा है शिपिंग रूट्स को, शट कर रहा है की एयर ट्रांजिट हब्स को, एंड फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ा रहा है। जो डिस्ट्रप्शन है ये कॉस्ट कर सकता है 2500 से 5000 करोड़, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है। और जो डिप है वो आया है आफ्टर इंप्रेसिव ग्रोथ इन फर्स्ट 11 months ऑफ FY26, जब इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं 5.6% ईयर ऑन ईयर टू 28.29 बिलियन। जेनरिक ड्रग्स अगर आप देखोगे जो विदाउट इंटरप्शन जा रहे हैं टू यूएस, यूरोप और अफ्रीका, यहाँ पे वी वर ऑन कोर्स टू क्लोज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। जेनरिक ड्रग्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर कर रहे हैं। तो जेनरिक ड्रग्स वाली कंपनीज इनके इस बार मजे रहने वाले हैं। ये कैटेगरी नोट करो आप, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग कैटेगरी। सबसे बड़ी कैटेगरी यूएस में तो हमारी यही है, ठीक है। और जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस पे ये आ रहा है कहाँ पे, वेस्ट एशियन जो शिपिंग रूट है उसकी वजह से जो शिप रूट हमारा बंद हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट शेयर इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट्स को है टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, ये गल्फ से मूव करता है। दुबई, अबू धाबी, दोहा, ये कोल्ड चेन ट्रांजिट पॉइंट्स हैं इंडिया के लिए। और सबसे ज़्यादा टाइम सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटेड बायोलॉजिक्स, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, वैक्सीन्स,
ये टेम्परेचर ब्रेक या फिर अनएक्सपेक्टेड डिलेज टॉलरेट ही नहीं कर सकते, इनको आपको टाइम से पहुंचाना ही होगा। तो जब जब कॉन्फ्लिक्ट जो इंटेंसिफाई हुआ ना मार्च के महीने में, तो जो फ्रेड लाइन थी जो सर्व करी थी रेड सी को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, गल्फ कॉरिडोर्स को, बेसिकली उन्होंने सरचार्ज लगा दिए 3500 से $8,000 पर शिपमेंट। या तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम गल्फ कार्गो जो है ऑल टुगेदर लेंगे ही नहीं। कंटेनर कॉस्ट अगर आप देखोगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के जो हम चाइना से लेकर के आ रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, डबल हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक डिपेंडेंसी है हमारी। तो जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो आ रही है हमारी डिपेंडेंसी की वजह से। ठीक है, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है ही नहीं। आप ऐसा समझो, इंडिया के पास जो शिपिंग इंडस्ट्री है कुछ नहीं है ये। दूसरा ये हो गया एपीआईज हम लोग चाइना से लेते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये हमें परेशान कर रहा है। कंटेनर्स भी हम नहीं बनाते हैं इतने, तो ये हमें परेशान करेगा। बहुत सारी चीजें हैं एंड दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। तो जो इंडिया की डिपेंडेंसीज है हमें कहीं ना कहीं उसे मिटाना होगा, उसे कम करना होगा। यूरोप हैज 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल लेफ्ट, आईईए का ही कहना है। अब यूरोप अगर आप देखोगे तो अबाउट 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बचा है इनके पास, दैट्स इट। जो हेड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने वार्न किया है कि जो फ्लाइट कैंसिलेशंस हैं अब वो शुरू हो सकता है अगर ऑयल सप्लाई ऐसा ही रहा डिसरप्टेड बाय ईरान वॉर। एंड जो आई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इन्होंने भी डिस्क्राइब किया सिचुएशन को कि ये लार्जेस्ट एनर्जी क्राइसिस है जो हमने अभी तक फेस किया है, ड्रिवन बाय ब्लॉकेट ऑफ ऑयल एंड गैस एंड अदर की सप्लाईज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पास में अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड डायर स्ट्रेट्स एंड इट्स अ डायर स्ट्रेट्स नाउ, इनका कहना है, इन्होंने एनालॉजी दी है, सो इट्स अ ग्रुप, इट वाज अ बैंड, वेरी कूल बैंड। जो क्राइसिस इट इज एक्सपेक्टेड टू पुश अप पेट्रोल गैस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वर्ल्ड वाइड एंड सम रीजन्स अगर आप देखोगे दे आर हिट हार्डर देन अदर्स। तो फ्रंट लाइन है एशियन कंट्रीज जो मिडल ईस्टर्न एनर्जी पे रिलाई करती है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंड फिर ये आएगा यूरोप पे एंड दी अमेरिकाज पे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ये ओपन नहीं होता है तो यूरोप में प्लेन्स चलना बंद हो सकते हैं। यहाँ पर यूएस वेवर एंड्स इंडिया टू कीप रशियन टैप ओपन। अब अगला आर्टिकल भी ऑयल से रिलेटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि हम ना ये रिन्यू नहीं करने वाले। क्या नहीं रिन्यू करने वाले? 1 मंथ का सैंक्शन वेवर था। सो रशियन और ईरानियन ऑयल खरीदने पे सैंक्शंस है, लेकिन 1 महीने का एक वेवर मिल गया था कि आप खरीद सकते हो। वेवर किसने दिया? यूएस ने। अब स्कॉट बेसन का कहना है, जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी है, कि मूव है ये कैरी करता है इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, क्योंकि रिफाइनर्स ने क्या किया, बाय करना शुरू किया वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो भाई आपको रशियन और ईरानियन ऑयल खरीदना पड़ रहा था। तो इंडियन रिफाइनर्स हाउएवर प्लान कर रहे हैं कि वो बाय करेंगे रशियन ऑयल फ्रॉम नॉन सैंक्शन सप्लायर्स एंड वेसल्स। हम लोग रिन्यू नहीं करेंगे जनरल लाइसेंस ऑन रशियन ऑयल, लेकिन हम लोग नहीं रिन्यू करेंगे जनरल लाइसेंस ऑन ईरानियन ऑयल। ठीक है, ये भी हम नहीं करने वाले हैं। तो ऑयल जो था that was oil that was on water prior to March 11, उसे हमने यूज़ किया है, बेसन ने कहा रिपोर्टर्स इन वाशिंगटन। तो इंडियन रिफाइनर्स क्या करेंगे आप देखो। अब इंडियन रिफाइनर्स ने यहाँ पे रिवर्ट करेंगे टू प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड बिफोर टेम्परेरी यूएस फेवर, जैसे पहले काम कर रहे थे। सो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, इससे पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, परचेज कर रहे थे रशियन ऑयल। ऑफकोर्स ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है, 30 डे का वेवर मिला था क्योंकि हमें, तो और ज़्यादा तेज़ी से अगर आप देखोगे न्यूज़ में आ रहा था कि हम लोग रशियन ऑयल परचेज कर रहे थे। तो जो यूएस वेवर जब एक्सपायर हुआ है तो ये थोड़ा सा टाइट होगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट मच। रिफाइनर्स इन्होंने कहा कि वी हैव मेंटेन हेल्दी ऑपरेशंस, सप्लाई क्रंच है बट स्टिल इट्स हेल्दी। एंड सिमिलर वेवर जो था ये हमें मिला था ईरानियन ऑयल के लिए भी। सो लेट्स सी रिफाइनर्स यहाँ पे कैसे मतलब इनका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जितनी भी कंपनी रिफाइनिंग करती है ना यहाँ पे, कैसे वो सोर्स कर रही है, किस कॉस्ट पे सोर्स कर रही है, कि सबका कॉस्ट अलग है सोर्स करने का। एक तो ये बहुत बड़ा सवाल आता है, ठीक है, क्योंकि रिफाइनिंग में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। MSME कॉपर रिसाइक्लर्स फेस शटडाउन रिस्क। इंडिया का जो कॉपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है ना, डोमिनेटेड है बाय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन्होंने फ्लैग किया है रिस्क ऑफ परमानेंट शटडाउन। सबसे पहले यहाँ परमानेंट शटडाउन का रिस्क आ रहा है इंडिया के रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का, कॉपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का। एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने गवर्नमेंट को, मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, और कहा है कि जो 23% इंडिया का कॉपर है और कॉपर एलॉय स्क्रैप इंपोर्ट है, वो क्रिटिकल फीड स्टॉक है हमारे स्मेल्टर्स के लिए, सेकेंडरी स्मेल्टर्स के लिए, और ये गल्फ कंट्री से आता है। तो इंडिया का जो टोटल कॉपर
अलॉय का स्क्रैप इंपोर्ट है 3.5 लाख टन है। इसमें से 80,000 टन सोर्स होता है कहाँ से? गल्फ कंट्री से। हाउएवर जो डिस्ट्रप्शंस है ना लिंक टू कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेस्ट्रिक्शंस है अलॉन्ग की शिपिंग रूट्स, और इन्होंने चोक किया है हमारी सप्लाईज को, जिससे रिसाइकलर्स स्क्रैम्बल कर रहे हैं फॉर रॉ मटेरियल। इम्पैक्ट विजिबल है ऑन ग्राउंड। दुबई एंड सऊदी अरेबिया बड़े हब्स है हमारे लिए, जहाँ से हम लोग स्क्रैप, कॉपर का स्क्रैप लेकर के आते हैं इंडिया में और फिर उन्हें रिसाइकल करते हैं। सो ये एक पूरी इंडस्ट्री आप देखोगे कितना ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमने प्रोडक्शन को ही स्केल डाउन कर लिया है, ठीक है, ये आया सबसे पहला इम्पैक्ट। इसके अलावा जो मटेरियल यूएस से आ रहा था साउथ अमेरिका से, वो भी डिले हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि मटेरियल कम आ रहा है पहले से, डिले भी हो रहा है। शिपिंग कॉस्ट, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। सरचार्ज लग रहा है $300 से $2,000 पर कंटेनर। यस, इसके अलावा एनर्जी के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गैस प्राइस जो बहुत क्रिटिकल होता है स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग के लिए, ये ट्रिपल हो चुका है। पहले 40 to 45 था पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, अब 120 से 130 चल रहा है ये। तो इनकी कैश लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, एंड रेवेन्यू तो उसके हिसाब से नहीं बढ़ने वाला जिस हिसाब से कैश लॉसेज हो रहे हैं। तो डोमेस्टिक प्लेयर से आप सोर्स कर लो यार, लेकिन वो भी बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, जैसे कि हाई जीएसटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रैप विद इन द कंट्री। तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंडस्ट्री है टिपिकली फेस करती है सीजनल शॉर्टेज अप्रैल से जून, माइग्रेशन ऑफ लेबर की वजह से। लेकिन ये जो सप्लाई में प्रॉब्लम आया, इसे इंडस्ट्री कह रही है बुल व्हिप इफेक्ट। ये देखिए, बुल व्हिप इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट में। डोमेस्टिक स्क्रैप प्राइस बढ़ गए हैं 10% से। इंटरनेशनल कॉपर प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल डिप के बाद अब फिर से बढ़ गए हैं। तो क्राइसिस यहाँ पे फुल ब्लोन लिक्विडिटी क्रंच लेकर के आ रहा है, क्योंकि आज जो ये महंगे एनर्जी प्राइसेस पे खर्चा कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो, और जो रेवेन्यू आएगा वो बाद में आएगा 6 महीने। तो भाई कितना कैश खर्च करते रहोगे महीनों तक, आप ये सोचो। तो यहाँ पे वही सर्वाइव कर पा रहा होगा जिसके पास अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल होगा, अच्छा खासा यहाँ पे उसके पास भाई कैश होगा, नहीं तो ये तो नहीं करने वाला, बहुत मुश्किल है। तो करंट डिलेज की वजह से शिपमेंट डिलेज हुए हैं, कार्गो स्टैग्नेट हो रहा है, पोर्ट्स पे रखा हुआ है कार्गो महीनों से और ला नहीं पा रहे हैं ये। इवन जो डी लोडिंग है कंटेनर्स का वो नहीं हो पा रहा है ढंग से, और इंडिया का कॉपर डिमांड लेकिन लगातार बढ़ रहा है। सेकेंडरी कॉपर अब 42% कंट्रीब्यूट करता है हमारे टोटल डिमांड में, पहले वो 38% था। सो ये ग्रोथ अब अंडर थ्रेट है क्योंकि स्क्रैप शॉर्टेजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी को पता भी नहीं है चीज़, आप ये सोचो, दिस इज सच अ बिग न्यूज़ कि पूरी इंडिया की इंडस्ट्री जो है एमएसएमई की वो बंद हो सकती है, परमानेंट शटडाउन हो सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े। सो that's it for today. Let me know if you have any feedback regarding improvements. Thank you so much.